हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में मैं आपको एसईओ से रिलेटेड एक टॉपिक लेके आया हूँ कि आप क्लाइंट को कैसे अप्रोच करते हो, या फिर अगर क्लाइंट आपके पास आ चुके हैं तो आप कैसे उनको रिपोर्ट बना के शेयर करते हो। बिकॉज़ कि एसईओ में आप सबको पता होगा, रिपोर्टिंग जो होता है वो एक बहुत ही क्रिटिकल फॉर्मेट होता है। उसको अगर आप एक अच्छे फॉर्मेट में क्रिएट करके और अपने क्लाइंट को शेयर करते हैं तो डेफ़िनेटली ये काफ़ी इम्प्रेसिव होता है। तो हमको चाहिए कि एक अच्छा रिपोर्ट हम बना के उनको शेयर करें। अगर क्लाइंट नहीं हुए हैं और सपोज़ हमारे पास हमने किसी को पिच करना है, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू हमने किसी लीड्स को लिया है और उस लीड्स में हमको थोड़े रिपोर्ट बना के उनको शेयर करना है, जिससे कि क्लाइंट को थोड़ा इम्प्रेशन लगे कि हाँ, बिकॉज़ कि इसने काफ़ी मेहनत किया है और वो फिर हमको कंसीडर कर सके। तो इसके लिए मैं आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, जिसमें कि मैं पूरी ओपनली और ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं दिखाऊँगा कि मैं कैसे अप्रोच करता हूँ और मेरे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, मैं उनको कैसे रिपोर्ट देता हूँ और कैसे रिपोर्ट उनको दिखाता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले मैं इस शीट पे आ जाता हूँ, ठीक है? जिस शीट पे मैं दिखा दूँ कि ये सारे पॉइंट्स जो है ना, एक-एक करके मैं इन सारे पॉइंट्स पे डिस्कस करने वाला हूँ आज। कि जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। इसको अगर आप चाहें तो 2 पार्ट्स में बाँट सकते हैं, लाइक एक ऑन पेज सेक्शन में और एक टेक्निकल सेक्शन में, ठीक है? तो अगर आप इनको कर सकते हैं तो दैट विल बी द वेरी गुड और वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। बट ओवरऑल मैं आज इस वीडियो में आपको ये दिखाने की कोशिश करूँगा कि जो मेजर पॉइंट्स जो हमको कंसीडर करने चाहिए किसी भी वेबसाइट की ऑडिट में। तो वेबसाइट की बेसिकली जो ऑडिट होती है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जब आपको कोई वेबसाइट मिलता है और फिर आपको जब ऑडिट करना होता है तो आप बेसिकली कौन-कौन मेजर पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं वही करने जा रहा हूँ और सबसे पहले देखिए यहाँ पे स्पीड। तो आपको पता है कि आज के डेट में जब गूगल काफ़ी अपडेट हो चुका है, 2023 चल रहा है, जिसमें एआई का बहुत बड़ा रोल आ चुका है। तो गूगल भी काफ़ी इस चीज़ को ध्यान रखता है। तो स्पीड जो होता है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। सपोज़ अगर मैंने सबको रिपोर्ट को पूरी क्लिकेबल बनाई है, बड़े यूआई हमने काफ़ी अच्छा रखा है। अगर आप लोगों को ये रिपोर्ट चाहिए होगा तो इंडिविजुअली आप हमको कमेंट कर देना, मैं ये रिपोर्ट आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो आप जो है ना इसी वीडियो में कमेंट कर देना और अपना ईमेल आईडी दे देना, तो फिर मैं आपको पर्टिकुलरली आपके ईमेल आईडी पे ये रिपोर्ट शेयर कर दूँगा, ठीक है? और तो जब मैं आज के दौर की बात कर रहा हूँ तो स्पीड बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो आप जैसे देख रहे हैं कि मैं एक-एक टॉपिक को मैंने शीट के थ्रू बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने वेबसाइट के डेस्कटॉप एंड मोबाइल दोनों वर्ज़न, डेस्कटॉप एंड दिस इज़ द मोबाइल वर्ज़न, तो बोथ को मैंने कंसीडर किया है। और सबसे बड़ी बात, आप जब रिपोर्ट बनाओ ना तो पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में बनाओ। डिस्क्रिप्टिव इन द सेंस कि लगना चाहिए क्लाइंट को कि इस बंदे ने बहुत ही मेहनत करके ये रिपोर्ट बनाई है। तो ऑब्वियसली आप जब किसी भी वेबसाइट की ऑडिट करने जा रहे होते हो तो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ता है ऑब्वियसली। तो ये एक जो मेजर सबसे पहले हम आ जाते हैं वेबसाइट के स्पीड के ऊपर। रिमार्क में मैंने दिया दिया है कि मोबाइल स्पीड इज़ लो एज़ कम्पेयर टू डेस्कटॉप। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेस्कटॉप के कंपेयर में मोबाइल स्पीड थोड़ी लो है। तो वो मैंने लिख दिया है, आप रिकमेंडेशन उनको दे सकते हैं, वी नीड टू इम्प्रूव आवर मोबाइल वर्जन स्पीड एज पीपल यूज़ अ मोबाइल फ़ोन्स टू बाय एनीथिंग। आज की डेट में 80% यूजर्स, जब आप एनालिटिक्स में जाते हो और एनालिटिक्स में आप पूरी एक्विजिशन में जाते हो और फिर वो आप एक-एक करके आप चेक करते हो उसके सारे एलिमेंट्स को एनालिटिक्स में, तो आप हमेशा देखते होंगे जो डेमोग्राफ़ी है, जो जो डिवाइस के जो यूज़र्स होते हैं, डिवाइस यूज़र्स आप को पता होगा, एनालिटिक्स जब यूज़ आप करते होंगे ओल्ड वर्ज़न, मैं यूनिवर्सल की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपको दिख जाएगा कि जो मोबाइल के यूज़र्स हैं वो इतने हैं और डेस्कटॉप के। तो ऑलवेज़ मैंने जो फ़ील किया है
कि 80% जो यूज़र्स होते हैं वो मोबाइल से आते हैं और 20% या उससे भी कम आप कह सकते हो जो कि डेस्कटॉप से आते हैं। ठीक है, वो बात की बात है कि जब हम परचेज़ की बात करेंगे किसी और वीडियो में वो मैं आपको बताऊँगा कि जो फिर जब कन्वर्ज़न की बात आ जाती है तो कन्वर्ज़न में फिर वो रेशियो फिर चेंज हो जाता है। कन्वर्ज़न के जब हम बात करते हैं तो डेस्कटॉप की कन्वर्ज़न अधिक दिखती है सम टाइम और मोबाइल की कम दिखती है और उसके डेस्कटॉप पे ज़्यादा दिखती है। तो ये सब एक प्रोसेस है वो वीडियो मैं जब ई-कॉमर्स एसईओ के लिए जब वीडियो लेके आऊँगा तो उसमें कवर करूँगा। बट आज मैं बेसिकली एक रफ़ आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू कि आप कौन-कौन से मेजर पॉइंट्स को कवर करने वाले हो, ठीक है? मैं थोड़ा और स्पीड से इस वीडियो को कवर करने की कोशिश करता हूँ। स्पीड तो आप टूल्स मैं इसमें दे दूँगा आपको। मैं टूल्स की जब बात करता हूँ तो टूल्स में आप बहुत सारे टूल्स तो यूज़ करते होंगे, बट कुछ ऐसे टूल्स हैं जो कि अप्रूव होते हैं। तो उस टूल्स में जैसे गूगल पेज स्पीड का जो टूल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। मैं उसको डाल देता हूँ इसी लिंक में गूगल पेज स्पीड चेकर बिकॉज़ कि देखिए हम जो काम करते हैं बेसिकली एसईओ हम करते हैं गूगल्स के लिए, ठीक है? तो गूगल्स के ऑलमोस्ट जितने प्रोडक्ट होते हैं अगर हम उनको यूज़ करके और उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करें, तो बेसिकली हमारी वेबसाइट की ओवरऑल रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट हो सकती है, ओवरऑल परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट हो सकती है, ओवरऑल ट्रैफ़िक में इम्प्रूवमेंट हो सकती है। इट मीन्स कि आप ये कह सकते हैं कि ओवरऑल हमारी जो वेबसाइट की एसईओ है वो काफ़ी इम्प्रूव हो सकती है। तो हमको बेसिकली गूगल के जितने भी प्रोडक्ट्स जो हमको दे रखे हैं वैसे तो बहुत सारे स्पीड चेकर अवेलेबल है, बट मैंने आपको जो लिंक दिया है वो मोबाइल ये गूगल पेज स्पीड चेकर है, ठीक है? उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं रोबोट्स के ऊपर, ठीक है? तो रोबोट्स के ऊपर जब हम आते हैं तो आपको मैं ये दिखाता हूँ, ये यूआरएल मैट्रिक्स एंड इसमें जब मैं आता हूँ रोबोट्स डॉट टीएक्सटी, ठीक है? तो ये देखिए अभी रोबोट डॉट टीएक्सटी नहीं बना हुआ है, ठीक है? बट मैं आपको रोबोट डॉट टीएक्सटी एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि रोबोट डॉट टीएक्सटी कैसे बनाते हैं और रूट सर्वर पे इसको कैसे डालते हैं। तो ये एक अलग प्रोसेस हो जाएगा। बाकी जो डेवलपर्स के लिए भी मैं बोलना चाहूँगा कि मैंने बहुत बार देखा है जब मैं जब ऑफिस में रहता हूँ और तो समय-समय से जो डेवलपर होते हैं उनको साइट को कभी ब्लॉक करना होता है, कभी पर्टिकुलर पेज को ब्लॉक करना होता है, कभी-कभी पर्टिकुलर फ़ोल्डर को ब्लॉक करना होता है, मतलब बहुत सारे प्रोसेस है उनको। तो उस वो थोड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कभी पूरी साइट ब्लॉक हो जाती है, फिर 10 दिन के बाद हमें पता चलता है कि रैंकिंग नहीं आ रही है, रिज़ल्ट बिल्कुल हैम्पर हो गया है और तो इससे क्या हो जाता है कि पूरी साइट ये हो जाती है मैसअप हो जाती है और उस कंडीशन में क्या होता है ना कि हमारी जो सीईओ है वो उस पे काफ़ी बड़ा इफ़ेक्ट होता है। तो थोड़ा ये बहुत ही बड़ा मेजर चेंज ये फाइल्स होता है रोबोट.txt इसको मेटा रोबोट्स के थ्रू भी हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। मेटा रोबोट्स भी हम एक प्रोसेस है आपको मैं बता देता हूँ। मेटा रोबोट्स के थ्रू भी ये एचटीएमएल का टैग है, एचटीएमएल टैग है एंड रोबोट्स का एक फाइल है, ठीक है? .txt ये दोनों जो है ना एक तरीके से क्रॉलर के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं। क्रॉलर को गाइडलाइन करने के लिए होता है कि हमारे वेबसाइट पे कौन से बॉट आते हैं, किसको हमको लाना है, किसको नहीं लाना है, बिंग बॉट को लाना है, गूगल बॉट को लाना है, याहू बॉट को लाना है, किसको ब्लॉक करना है। बेसिकली जो जो स्पाइडर्स होते हैं जिनको क्रॉलर भी बोलते हैं दूसरे से टर्म में, तो उनको बेसिकली गाइड केयर करने के लिए जो है ना रोबोट्स और robots.txt एंड रोबोट एचटीएमएल फाइल हम बनाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आ जाता है जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है साइट मैप। साइट मैप एक्सएमएल इज अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी वेबसाइट बिकॉज़ कि जब आप साइट मैप की बात करते हो तो साइट मैप में आप पूरी एंटायर वेबसाइट के यूआरएल्स को डालते हो। बट वो एक प्रोसेस मैं एक सेपरेट वीडियो में साइट मैप के लिए बनाऊँगा, जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि साइट मैप बनाने का प्रोसेस क्या है। बिकॉज़ कि जब हम ई-कॉमर्स की बात करें नॉर्मल वेबसाइट में देखिए अप टू 500 यूआरएल्स जो होता है एक स्टैंडर्ड यूआरएल होता है साइट मैप के लिए। बट नॉर्मली जब हम 500 प्लस
यूआरएल्स की बात करते हैं तो हमको सेपरेट बनाना चाहिए, और उसके लिए भी एक एल्गोरिदम है कि आपको कैटेगरीज, प्रोडक्ट्स, ब्लॉग और कैसे-कैसे एक पूरी फॉर्मेट बनानी होती है साइट मैप में। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना के उसमें डाल दूँगा और साइट मैप को ये कर दूँगा, ठीक है? उसके बाद आता है मेटा टैग्स। मेटा टैग्स जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये मैं एक्चुअली अपने किसी क्लाइंट्स के लिए कर रहा था, तो उसके ये मेटा टैग्स है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है मेटा टैग्स को ऑप्टिमाइज़ करना, बिकॉज़ कि यहीं से आपकी पूरी रैंकिंग जो है ना डिपेंड करता है। यहाँ से पूरी रैंकिंग, वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो मेटा टैग से ही डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें आप अगर सपोज एवरी यूआरएल्स के लिए आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट सेट करते हो कि हमने 5 कीवर्ड्स रखा हुआ है एवरी इंडिविजुअल यूआरएल्स। तो एवरी इंडिविजुअल यूआरएल्स के जब हमने 5 कीवर्ड्स रखा है तो उन कीवर्ड्स को हम कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं इनटू द मल्टीपल थिंग्स। सपोज आप टाइटल्स को ऑप्टिमाइज करते हो, आप मेटा डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज करते हो, आप ऑल टैग को ऑप्टिमाइज करते हो, आपने जो कंटेंट राइट किया है उसको ऑप्टिमाइज करते हो। तो वेरियस थिंग्स, जहाँ इमेज नेमिंग है उनको आप कीवर्ड से ऑप्टिमाइज करते हो। तो एक एक चीज, एक एक क्लू जब आप यूज करके अपनी वेबसाइट पे यूज करते हो, और हाउ मेनी कीवर्ड्स वी शुड यूज ऑन अ पर्टिकुलर पेज, तो एवरीथिंग्स हमको जो है ना वो समझना पड़ेगा। तो ये एक मेटा टैग्स जो है ये भी एक बड़ा टॉपिक है, जिसको कि मैं एक वीडियो के थ्रू आपको शेयर करने इनका अपकमिंग टाइम में मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा। कीवर्ड्स रिसर्च इज द वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली हमको लगता है कि कीवर्ड्स, जैसे कि हम आते हैं गूगल में और गूगल के टूल पे चले जाते हैं, गूगल एड्स पे, एंड वहाँ से सर्च टूल के थ्रू हम क्या करते हैं कि कीवर्ड्स निकाल के फाइंड आउट करके और यूज़ कर लेते हैं। बट नहीं, समटाइम्स हम यहीं पे मिस्टेक कर जाते हैं, क्योंकि जो जो कीवर्ड्स है ना वो एक ऐसा चीज़ है, ऐसा इम्पॉर्टेंट, मतलब आप कह सकते हैं पूरी वेबसाइट के कोर। अगर मैं कोर की बात करूँ, कोर इन द सेंस कि जो जिनको हम काफ़ी इम्पोर्टेंट देते हैं, उसमें कीवर्ड्स का रोल सबसे इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज़ कि आप पूरी वेबसाइट की जब इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं तो कीवर्ड पे ही हम पूरी फ़ोकस करते हैं, और कीवर्ड को ध्यान में रखते हुए हम पूरी वेबसाइट के कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, टाइटल को, डिस्क्रिप्शन को, ऑल टैग, मतलब जितने भी हमारे ऑन पेज के कंटेंट हो सकते हैं, उन सबको ऑप्टिमाइज़ हम कीवर्ड्स के थ्रू ही करते हैं। तो कीवर्ड्स को कैसे हम फाइनल करें, कीवर्ड्स पे सर्च वॉल्यूम बेसिकली कितना इम्पैक्ट करेगा हमारे वेबसाइट पे, लॉन्ग टेल में हमको करना चाहिए, मीडियम सर्च टेल यूज़ करना चाहिए, शॉर्ट टेल यूज़ करना चाहिए। मतलब इस द मल्टीपल टाइप्स के कीवर्ड्स होते हैं, यू नो ऑलरेडी यू गाइस। तो इनको हम कैसे एक-एक करके यूज़ करते हैं, वो थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद आता है हेडर टैग्स। हेडर टैग्स इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट की इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द वेबसाइट रैंकिंग, सो यू नो ऑलरेडी। सो इसमें H1 टैग जो है ना, हमको ऑल अब सबको पता है कि एक H1 टैग ही हम एक पेज के लिए यूज़ करते हैं। तो ये आज भी वो रूल चला आ रहा है कि आप एक ही H1 टैग यूज़ करो, मल्टीपल को अवॉइड करो। मल्टीपल, अगर सब टाइटल्स आपके पास है तो H2 के अंदर ले जाओ, उसके अलावा सब टू सब कैटेगरीज है तो H3 के अंदर चले जाओ, सब टू सब चले जाओ तो आप H4 को आप यूज़ करो, H4 टैग को यूज़ करो। सो वी वी कैन यूज़ 3 टू 4 टाइप्स ऑफ हेडर टैग, और इनको हम हेडर फैमिली कहते हैं। ये भी एक बड़ा टॉपिक है गाइस, तो मैं इस पे एक वीडियो बना के आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, रिच स्निपेट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो स्कीमा है वो आज के डेट में नहीं, काफ़ी पहले से ही मुझे लगता है कि इसको काफ़ी टाइम हो गया स्कीमा को गूगल के अंदर में अपना वो बोलते हैं ना स्थान बनाने में। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है जिसको कि हमको यूज़ करना चाहिए। और रिच स्निपेट जो कि रेटिंग, जिसका एक मेजर कंसर्न होता है रेटिंग, जो कि किसी भी वेबसाइट्स के प्रोडक्ट्स, खासकर स्पेशली फॉर हम ई कॉमर्स वेबसाइट्स की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली जब हम किसी प्रोडक्ट्स के विदाउट रेटिंग की बात करते हैं तो वो प्रोडक्ट हमारे सेल नहीं होते हैं, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू गेट सम रेटिंग। तो जब कोई परचेज करने जा रहा है तो उसकी ऑब्वियसली रेटिंग चेक करता है। तो और स्कीमा जो है ना ये एक बहुत ही बड़ा मतलब आपकी वेबसाइट को सेल करने में, लाइक कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो हमको रिच स्निपेट हमेशा ये करना चाहिए। गूगल रिव्यू इज ऑलवेज किंग ऑफ द एवरी रिव्यू।
मैं इसको किंग बोलता हूँ इन द रिव्यू सेक्शन में। रिव्यू की अगर हम बात करें, वी हैव मल्टीपल चैनल्स, यू नो ऑलरेडी। ग्लासडोर है, और भी मल्टीपल चैनल्स हो सकते हैं, बट जो गूगल का जो रिव्यू है आज भी वो किंग है। तो इसको देख के आपके परसेंटेज आप ये लगा लो कि आपकी जो कन्वर्जन रेट है वो बढ़ जाती है। कोड रेशियो इज़ द टेक्निक्स, यू नो टेक्निकल टर्म्स है। तो हमको 20 से 15 to 25% रखना चाहिए। बट सम टाइम मैंने इसको चेक किया था, ये 33% है। इट मीन्स कि हमको थोड़े से कंटेंट के ऊपर काम करना चाहिए। और सेकंड थिंग, हमको थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन करनी चाहिए सीएसएस में और जेएसएस के अंदर में जाके। जेएस और सीएसएस को अगर हम ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, थोड़ी सी मिनीफाई कर लेते हैं, तो ये जो रेशियो है ना, ये ऑब्वियसली हमारा मेंटेन हो जाएगा। तो इसको हम कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्ब इज, आप सबको पता है ब्रेड क्रम्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, स्पेशली फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट। तो ई कॉमर्स वेबसाइट में हम जो है ना ब्रेड क्रम्ब को यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारी पूरी एक तरीके से फनल, ब्रेड क्रम्ब को आप एक फनल का नाम भी दे सकते हो। जब हम कन्वर्जन के में जाएंगे, जब हम कभी एनालिटिक्स की वीडियो मैं बनाऊंगा, तो उसमें मैं एक पूरी फनल की बात जब करता हूँ, तो ये भी एक टेक्निकल टर्म में फनल ही है, जिसमें कि आप पूरी सीक्वेंस उसको बता देते हो कि आप कहाँ से कहाँ से और कहाँ आपको जाना है। तो ये पूरी जो है ना लाइन ड्रॉ कर देता है ब्रेड क्रम्ब। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसको हमेशा हमको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। वेबसाइट टेक्नोलॉजी इज़ द फैक्टर। करेंटली आप अगर सीएमएस में यूज़ कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, स्पेशली फॉर द स्मॉल वेबसाइट। तो वर्डप्रेस इज़ द वेरी गुड सीएमएस। तो आप वर्डप्रेस में बहुत अच्छे से रैंक करा सकते हो अपनी वेबसाइट को। वर्डप्रेस में बहुत क्योंकि वो इतना यूज़र फ्रेंडली है कि कोई भी उसको अच्छे से यूज़ कर सकता है। तो वर्डप्रेस, फिर शॉपिफाई, फिर ओपन कार्ट, सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लेटफॉर्म है। स्पेशली मैं मैजेंटो में बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हूँ, तो मैजेंटो मुझे बहुत अच्छे से आता है, बिकॉज मैजेंटो डेवलपर भी हूँ। तो मुझे मैजेंटो की समझ बहुत अच्छी है। शॉपिफाई में भी मैं काम करता हूँ, तो शॉपिफाई भी मुझे बहुत अच्छी से समझ है। तो और वर्डप्रेस भी मैं करता हूँ, तो वर्डप्रेस से तो ये जितनी भी 3 प्लेटफ़ॉर्म्स का मैंने नाम लिया है, यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट्स को, इवन कोई भी बंदा अगर 1, 2 या 3 या 4 बार प्रैक्टिस कर ले, बिकॉज़ कि कोडिंग के अलावा भी इसमें बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। तो एक एसईओ वाला बंदा भी इसको मेंटेन कर सकता है, वो शॉपिफाई हो, मैजेंटो हो या फिर वर्डप्रेस हो। तो ये तीनों टेक्नोलॉजी, तो आपको ये बैकलिंक, ऑब्वियसली यू नो कि बैकलिंक इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द वेबसाइट इम्प्रूवमेंट, traffic improvement, even as well as the stability of the website. So हमको बैकलिंक्स के ऊपर काफ़ी ध्यान देना चाहिए। बट बैकलिंक्स में मैं आपको हमेशा यही बोलता हूँ कि बैकलिंक्स एक नॉर्मल आप बैकलिंक्स बना लेते हो जाके सोशल बुक मार्किंग, या फिर एक क्लासिफाइड कर देते हो, इट्स वेरी कूल, लाइक ठीक है। बट आपको हमेशा कॉन्टेक्सचुअल बैकलिंक ही बनाना चाहिए। आपकी आपके जो बैकलिंक्स हो वो ट्रांसफरेबल हो। आपने कहीं किसी ब्लॉग के ऊपर या किसी आर्टिकल्स के ऊपर अगर आपने बैकलिंक्स बनाया है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑब्वियसली आप हमेशा कोशिश यही करना कि जब आप बैकलिंक्स बनाओ, तो ऐसे कॉन्टेक्सचुअल बैकलिंक्स बनाओ। किसी को अपने आर्टिकल शेयर करो, किसी एडमिनिस्ट्रेटर से कंसल्ट करो, आप सेम निशेज पे काम करो, जिस निशेज पे आप बुक या किसी आर्ट गैलरी के लिए काम कर रहे हो, तो उस तरीके की ब्लॉग को फाइंड आउट करो और उनके रीच आउट करो, उनसे अपने एक अच्छे से आर्टिकल राइट करो, चैट जीपीटी का हेल्प लो, और फिर एक अच्छे से राइट करके आप उनको ईमेल करो, अपनी ये बताओ कि वी आर द सेलिंग दिस थिंग। तो ऑब्वियसली वो कंसीडर करेंगे, और दिस टाइप्स ऑफ बैकलिंग विल हेल्प अस टू इम्प्रूव मोर देन टू क्रिएट अ सिंगल लाइक सोशल बुक मार्किंग डायरेक्टरीज और समथिंग। तो हमको ऐसे करना चाहिए। कीवर्ड्स इन 100 वर्ड्स, तो ऑब्वियसली एक बहुत ही मेजर रोल होता है कीवर्ड्स का, ऑब्वियसली। तो हम जब कोई भी अपने यूआरएल्स की बात करते हैं, कोई लैंडिंग पेज की बात करते हैं, तो उसकी ऑप्टिमाइजेशन जब हम बात करते हैं, तो 100 की वर्ड्स के अंदर में अगर हम अपने कीवर्ड्स को पुट करते हैं, ये एक टेक्निक भी आप कह सकते हो, ऐसा करना चाहिए हमको, ठीक है। उसके बाद हम ब्लॉग अपडेट की बात करते हैं। अगर ब्लॉग नहीं है तो वी कैन इमीडिएट क्रिएट अ ब्लॉग। मैं यहाँ पे पूरी मैंने लिख दिया है कि इट इज़ रिकमेंडेड टू इंटीग्रेट ब्लॉग वेबसाइट, राइट एंड पब्लिश कीवर्ड्स रिच पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस 4 to 6। मैं ईच मंथ मैं मानता हूँ कि एवरी मंथ कम से कम 4 से 6 ब्लॉग पोस्ट हमको होने चाहिए। ये हमको क्या हेल्प करेगा, इनकेस ट्रैफिक करेगा, ह्यूमनाइज योर ब्रांड, सपोर्ट्स योर सोशल मीडिया, इम्प्रूव कन्वर्जन्स, हेल्प जनरेट इनबाउंड लिंक। सो ये एक अच्छा इनबाउंड लिंक आपको जनरेट कर सकता है। तो बैकलिंक्स में ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो आपको हमेशा इसको यूज़ करना चाहिए। कीवर्ड्स मैपिंग इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिसमें कि आपको
कीवर्ड्स मैपिंग इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ कि जब आप किसी भी वेबसाइट को ऑडिट करने जाते हो और आपको 10 टू 15 यूआरएल्स लैंडिंग पेज, कीवर्ड मैपिंग का ये मतलब होता है कि आप लैंडिंग पेज को उसके पर्टिकुलर कीवर्ड से कैसे ऑप्टिमाइज़ करते हो और आप एक ग्रुप कैसे बनाते हो। सपोज़ यू हैव 5 टू 6 कैटेगरीज़, तो एवरी कैटेगरी शुड हैव 5 टू 6 कीवर्ड्स। तो आप क्या करो कि इंडिविजुअल लैंडिंग पेज को 5 टू 6 कीवर्ड से मैप करो और फिर आप उसको मैप करने के बाद उसके अकॉर्डिंग पूरी साइट को ऑप्टिमाइज़ करो। तो ये एक आइडिया होता है कीवर्ड मैपिंग करना। ब्रोकन लिंक चेक करना, आप अपनी वेबसाइट पे जाओ, ब्रोकन लिंक चेक करो। मैं आपको एक टूल सजेस्ट करता हूँ, जेनू। जेनू जो है ना, आज भी रिलायबल है, आज भी आप इसको यूज़ करो। आज भी ये इतना अच्छा टूल है कि आपको वो ब्रोकन लिंक्स फाइंड आउट करके दे देगा और आप इजीली उसको रिमूव कर सकते हो। 30 वर्ड फ्रेज चेकिंग जो कि ऑलवेज वर्क्स करता है। आप अपनी वेबसाइट के 30 से 40 वर्ड्स को उठाओ और गूगल में जाके पेस्ट करो, नॉर्मली पेस्ट करो। अगर वो आपकी वेबसाइट को फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे लेके आता है, इट मीन्स कि योर कूल, योर कंटेंट इज एसईओ फ्रेंडली। अदरवाइज अगर वो 6 पोजीशन या 7 पोजीशन पे है तो नई वेबसाइट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं ओल्ड वेबसाइट की बात कर रहा हूँ। चलो ठीक है, नई वेबसाइट में आप जब चेक करोगे तो वो आएगा ही नहीं, ये दैट्स ओके। बट जब हम 6 महीना साल भर से काम कर रहे हैं और तब जब हम 30 से 40 वर्ड्स के कीवर्ड्स को उठा के कंटेंट को उठा के अपने गूगल में चेक करते हैं, अगर वो नहीं आ रहा है, इट मीन्स वी कैन अलार्म। तो हमको जाके फिर वेब मास्टर पे जाना है। वेब मास्टर की भी एक मैं अलग से क्लास एक वीडियो बनाऊँगा, ठीक है? न्यूज़लेटर इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप न्यूज़लेटर बनाते हो तो आप ऑब्वियसली किसी भी क्लाइंट को या किसी भी कस्टमर्स को जो आपकी वेबसाइट पे आते हैं, उसको वो एक ईमेल आईडी के थ्रू उसको कनेक्ट करने की कोशिश करो। और वीकली वीकली एट लीस्ट आपको एक न्यूज़ सेक्शन से रिलेटेड आपको सेंड करना चाहिए, जिससे कि आपके जो यूज़र्स हैं, आपके जो कस्टमर्स हैं, आपके जो व्यूअर्स हैं, वो एंटरटेन होते रहें। और ऐसे जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड आप उसको शेयर करो। केवल आप सेल मत करो अपने प्रोडक्ट्स को, आप जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड उसको ईमेल सेंड करो, ठीक है? इंटरनल लिंकिंग इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन वी ऑप्टिमाइज़ द लैंडिंग पेज। तो आप इंटरनल लिंकिंग का यूज़ कैसे करो? बट इंटरनल लिंकिंग में जो जो हम बहुत सारी लोग जो गलतियाँ करते हैं, वो है कि ज़बरदस्ती आप इंटरनल लिंकिंग करते हैं, तो वो एक अच्छा प्रैक्टिस नहीं है। इसमें आपको बड़ी सावधानी से ट्विक करना पड़ता है कंटेंट को, जिसको राउंड अप कंटेंट क्रिएशन बोलते हैं, जिसमें कि आपको, जैसे हम बेड की बात करते हैं, तो उसमें हमको कैसे कुशन घुसाना है, कुशन के अंदर में हमको पिलो घुसाना है। तो मतलब इसको हम राउंड अप कंटेंट की एक के अंदर एक, जैसे बोलते हैं ना, एक तह के नीचे दूसरी लगाना, तो उसको इंटरनल लिंकिंग बोलते हैं। ये नहीं कि हम शॉपिफाई का एक पेज बना रहे हैं और उसके अंदर में ज़बरदस्ती वर्डप्रेस का डाल रहे हैं, मैजेंटो का डाल रहे हैं या फिर किसी और टेक्नोलॉजी का डाल रहे हैं। आपको पूरी कहानी जब स्टोरी लिखते हो, स्टोरी लाइन में आपको प्रॉपर राउंड अप लाना पड़ेगा, आपको ज़रूरत के हिसाब से इंटरलिंकिंग करनी पड़ेगी, तो जाके आपको बेनिफिट होगा। कैशिंग ब्रोकन लिंक, समटाइम्स आप देखते हो जब आपकी यूआरएल कैश हो जाती है, तो गूगल में वो ब्रोकन फॉर्मेट में दिखता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। ये जनरली जब आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो होती है, तभी ये ब्रोकन कैशिंग लिंक जो है ना कैशिंग होता है। तो इनको थोड़ा आप ध्यान से ये कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। सोशल मीडिया चेकिंग जो कि नॉर्मली लोग करते हैं, उनके एक-एक यूआरएल्स को आप चेक करो और उनको सॉर्ट आउट करो। एचआरईएफ लैंग टैग जो कि मल्टीलिंगुअल वेबसाइट के लिए आता है। जब आप हमारी वेबसाइट सपोज़ मल्टीलिंगुअल, लाइक हम यूएस में भी प्रमोट कर रहे हैं, कनाडा में भी कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, तो एचआरईएफ लैंग टैग जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको इम्प्लीमेंट करना होता है वेबसाइट के हेडर टैग में। कस्टम 404 सब वेबसाइट में होता है, बट इसको यूज़र फ्रेंडली बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि यूज़र्स को अननॉयड ना लगे, फील लाइक गुड। उसको अगर 404 भी आए ना, तो उसको लगना चाहिए कि या वाह! मतलब ठीक है, अच्छा है। तो उसको थोड़ा-सा यूज़र फ्रेंडली, इट इज़ रिकमेंडेड टू क्रिएट अ यूज़र फ्रेंडली कस्टम 404। ठीक है, कॉपीड कंटेंट जो है ना, वो थोड़ा-सा मतलब, ये मैं जब आप ऑडिट करोगे तो उसके कंटेंट को भी ऑडिट करोगे, ऑब्वियसली उसके कंटेंट्स के एक-एक पार्ट को आप चेक करोगे, उसके कीवर्ड स्ट्रेंथ को चेक करोगे, उसके मतलब कीवर्ड जो कंटेंट है ना, उसको बड़े गो थ्रू कंटेंट को कैसे चेक करते हैं, इसके लिए भी मैं आगे ही बताऊँगा, क्योंकि इस वीडियो में कवर करना मुश्किल है। यूआई यूएक्स से रिलेटेड जो मैं आपको बता रहा था, यूआई यूएक्स का ये जो प्रॉब्लम है बेसिकली
वो ये प्रॉब्लम होता है जब आप किसी वेबसाइट को की वेब स्पीड को ऑडिट कर रहे होते हो, तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिनको कि आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। वही यूआई यूएक्स के डिज़ाइन और टेक्निकल फैक्ट्स हैं जिनको कि मैंने कवर किया है। और इमेज ऑप्टिमाइजेशन ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हमेशा आप इमेज को ऑप्टिमाइज़ करके ही अपलोड करो किसी भी सीएमएस में, चाहे वो शॉपिफ़ाई हो, मैज़ेंटो हो, और वो 30 केबी का या 50 केबी, अप टू 50 केबी एक आप एवरेज सेट कर लो कि 30 केबी से ऊपर वो यूआरएल, वो जो इमेज है वो अपलोड ना करो, उसको कंप्रेस करो। और उसकी डिज़ाइन फटनी भी नहीं चाहिए, तो वो थोड़ा एक टेक्निकल टर्म्स है, तो आप अपने डिज़ाइनर्स को इससे हेल्प ले सकते हो। साइट मैप भी एक बहुत ही अच्छा मुझे लगता है कि आज के दौर में इसको यूज़ करना चाहिए। बहुत सारी वेबसाइट है जो नहीं यूज़ करते हैं, मैं मानता हूँ बहुत सारी वेबसाइट, बट उनको यूज़ करना चाहिए, एक यूज़र फ्रेंडली होता है। बट सम टाइम जो जो रॉ यूज़र्स होते हैं ना, जिनको बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है ना, वो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि यार ये यूआरएल कैसे मिलेगा, वो यूआरएल कैसे मिलेगा। जो टेक्निकल है वो तुमको समझ है, आप सिंपल एचटीएमएल साइट मैप दे के उनको ये बता दो कि भैया ये सारे यूआरएल्स इसके अंदर हमने कवर किए हैं तुमको। और वो भी ऑप्टिमाइज साइट मैप एचटीएमएल को जब डिज़ाइन आप करो, तो उसको उसके जो यूज़र इंटरफेस है ना उसको बड़े अट्रैक्टिव बनाओ, जिससे कि बंदे को ये लगे कि फलाने कैटेगरी में मुझे जाना है, तो सिंपली वो जाए और वहाँ से वो यूआरएल को कैच कर ले। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। एएमपी यूज़ करते हैं नॉर्मली, गूगल एडसेंस वगैरह के लिए ये ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आप नहीं यूज़ करते हो तो दैट इज़ नो वरी, बट इसको यूज़ करना चाहिए। तो गाइज़ मैं बस थैंक यू फॉर कि आपने इतने पेशेंस से ये वीडियो अगर देखा, आप देख रहे होंगे, तो ये वीडियो मैंने कवर किया है, इसमें जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं उनको मैंने कवर किया है। और इसके अलावा भी इस पे मैंने बहुत सारे टॉपिक्स अलग से, कंटेंट एनालिसिस, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, यूजर इंटरफेस, सीटीए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीटीए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब हम पीपीसी के लिए लैंडिंग पेज बनाते हैं, ना, उसके लिए क्लिक थ्रू एक्शन जो होता है वो कैसा होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए, किस पोजीशन पे होना चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट है। क्वेरी फ्रॉम इंसर्शंस और सोशल मीडिया चेकिंग, जो टाइटल का वो साइज़ जो गूगल ने स्टैंडर्ड डिफाइन किया हुआ है, गूगल ने नहीं किया हुआ है। गूगल के ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये 60-65 ही क्यों यूज़ करते हैं। ये बड़ा सिंपल है, आप भी समझ जाओगे। 160 टू 170 कैसे यूज़ करते हैं, मेगा मेन्यू को कैसे ऑप्टिमाइज़ करते हैं। तो ये एक-एक करके मैं वीडियोज़ को बनाता रहूँगा, आपके बीच में आता रहूँगा। और इस तरीके से अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना, कोई क्वेश्चन हो कमेंट कर देना, बिकॉज़ कि मैं एसईओ में आपके दिमाग में जिस भी तरह का क्वेश्चन चल रहा होगा, उन सब क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो आप सिंपली कमेंट करके क्वेश्चन पूछ लेना, मैं आपको उसका आंसर दे दूँगा। थैंक यू गाइज़, थैंक यू।